एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सेनेटर ब्लेक किडनैप होने की वजह से वोटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे। अब मीडिया वाले उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो परेशान होकर ब्लेक सुसाइड कर लेते हैं। चार्ल्स वेंडी से कहता है कि हम ये शो करेंगे कि ब्लेक मेंटली अनस्टेबल था, वो डिप्रेशन का शिकार था, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। वेंडी चार्ल्स के यहाँ देखती है कि यहाँ पर एक मॉडल में माटी के कसीनो के साथ साथ होटल, मॉल और ग्रीन स्पेस शोन है। यानी माटी को सपोर्ट करने के पीछे चार्ल्स का ये मोटिव है कि वो स्नेल फैमिली से जमीन चाहता है, जहां पर चार्ल्स होटल वगैरह बनाना चाहता है। वेंडी कहती है कि स्नेल फैमिली और जमीन नहीं बेचेगी, तो चार्ल्स कहता है कि मैं तुम्हारे कसीनो का प्लान बना सकता हूं तो बिगाड़ भी सकता हूं, तो चुपचाप स्नेल फैमिली को राजी करो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि केड माटी से ब्लू कैट लॉज काम के सिलसिले में मिलने आता है। माटी जब उसे काम समझा रहा होता है तो केड कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे तो बस सैलरी चाहिए, और माटी तुम्हें ये करना ही होगा, आखिर मेरी बेटी का तुम पे एहसान है। तो माटी काफी सरप्राइज होकर कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, कौन सा एहसान। तो केड कहता है कि रूथ ने तुम्हारे खातिर अपने अंकल्स को मार डाला था। पर माटी केड को यहाँ से दफा हो जाने को कहता है। माटी फिर रूथ से मिलकर कहता है कि तुमने अपने डैड को क्या बताया, वो मुझे ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकता है। तो रूथ कहती है कि मुझे बताना पड़ा। रूथ माटी को बताती है कि उसे रश के ट्रेलर में एक बग मिला था, शायद रश किसी के लिए काम कर रहा था। माटी रूथ को काफी डांटता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो रूथ कहती है कि रश मर तो गया। तो माटी कहता है कि रश जिसके लिए भी काम कर रहा था वो आदमी अभी भी जिंदा है, वो आदमी अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि माटी के लिए और मुसीबत खड़ी हो जाती है जब एक अधिकारी ब्लू कैट लॉज में आके ब्लू कैट लॉज को नोटिस देकर बंद करने को कहता है, यह कह के कि इस लॉज में आग का खतरा है और हम बस रेचल से ही बात करेंगे क्योंकि वही यहाँ की ओनर है। फिर माटी के फ्यूनरल होम को भी यह कह के शटडाउन करवा दिया जा रहा है कि आसपास की मिट्टी में डाइऑक्सिन और मरकरी की मात्रा ज्यादा है। माटी और वेंडी समझ जाते हैं कि कोई उन्हें टारगेट करके उनके बिजनेस बंद करवा रहा है। वेंडी कहती है कि ये काम शायद चार्ल्स का है। माटी काफी परेशान है, तो ये देख के रूथ कहती है कि माटी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नए बिजनेस के लिए क्लाइंट लाने की कोशिश कर सकती हूँ। तो माटी उसे मना कर देता है, मगर फिर भी रूथ एक आदमी से मिलती है और कहती है कि मैं बोट सर्विस सेल्स एंड रिपेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, पर वो आदमी इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। डार्लिन और जेकब माटी से मिलते हैं। जेकब कहता है कि आज हंटिंग सीजन का पहला दिन है, मैंने पिछले 50 साल में कभी भी इस दिन को मिस नहीं किया है, चलो माटी जंगल में चलते चलते बात करते हैं। जेकब माटी के साथ साथ जोना को भी चलने को कहता है, इनके साथ बडी भी जाता है। माटी जेकब को बताता है कि कोई उसको टारगेट कर रहा है, सारे बिजनेस बंद करवा रहा है, जिससे काफी पैसा फंस गया है और इन लोगों को लगता है कि इस सब के पीछे चार्ल्स का हाथ है। जेकब क्लियर करता है कि वो और जमीन नहीं देने वाला। जेकब कहता है कि माटी चार्ल्स को रास्ते से हटाना होगा। तो माटी कहता है कि ऐसा कुछ मत करना, हमें चार्ल्स की आगे भी जरूरत पड़ेगी, मैं उससे बात करता हूँ। जेकब कहता है कि माटी अब से तुम्हारे दुश्मन हमारे दुश्मन है, तुम अगले 48 घंटे में चार्ल्स को राजी कर लो, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और यही हम देखते हैं कि जोना एक हिरन को मार गिराता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूथ वाइट को काफी समझाती है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा तुम्हारा। पर वाइट असली चरसी है, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। रेचल ब्लू कैट लॉज लौट आती है। माटी कहता है कि तुम काटल का पैसा लेके भागी थी, मगर मैं तुम्हें काटल से दूर रख सकता हूँ अगर तुम ये लॉज वापस चालू करवा दो, क्योंकि वो अधिकारी सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता है। रेचल हालांकि यहाँ रॉय के कहने पर वापस आई है, पर वो माटी को ये दिखाती है कि वो टक की खातिर वापस आई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोना माइकल फ्लेमिंग नाम से एक अकाउंट खुलवाता है, जिसमें वो उन पैसों को डिपॉजिट कर देता है जो शार्लेट ने उसे दिए थे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर वेंडी से मिलती है और ब्लेक की वाइफ के बारे में बताती है कि वो चार्ल्स के खिलाफ केस फाइल करने वाली है। ये जानकर वेंडी ब्लेक की वाइफ से मिलती है और कहती है कि ब्लेक मानसिक रोगी था, उसने सुसाइड किया, और मैं ऐसे डिप्रेस्ड लोगों के लिए आपके पति के नाम से फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ और शुरुआत करूंगी $1 मिलियन देकर। असल में वेंडी इनडायरेक्टली ब्लेक की वाइफ को खरीद रही है और एंड में ब्लेक की वाइफ राजी हो जाती है। वही हम डार्लिन और जेकब को देखते हैं, वो चार्ल्स की बोट को जला के थोड़ी सी मन की भड़ास निकाल लेते हैं। रॉय रेचल की बॉडी पर एक बग लगा के माटी के पास भेजता है ताकि माटी की बात सुन सके। रॉय रेचल को ड्रग्स की पिल्स भी देता है ताकि रेचल अपनी नर्वसनेस छुपा सके। वहीं रूथ उस आदमी के डॉग पर काफी नुकसान कर देती है और फिर वो आदमी को मजबूर करती है ताकि वो राजी हो जाए इनके साथ काम करने के लिए।
और एंड में वो आदमी मजबूर हो जाता है। मगर मार्टी रूथ को कुछ टाइम दूर रहने को कहता है क्योंकि रूथ का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अगर वो साथ रही तो मार्टी फंस सकता है क्योंकि मार्टी किसी के रडार पे है जिसका उसको अभी तक पता नहीं है। वेंडी सैम से मिलने जाती है जो कि अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है और उससे कहती है कि कुछ दिनों के लिए मार्टी के एडल बार के केयरटेकर बन जाओ। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि गेमिंग कमीशन वाले मार्टी के बिजनेस की तहकीकात कर रहे हैं और कहीं रूथ का नाम मार्टी के काम से न जुड़े। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेंडी अपने घर में डिटेक्टर से बग ढूंढने की कोशिश कर रही है। मार्टी पूछता है कि ये सब क्या है, तो वेंडी बताती है कि ये डिटेक्टर चार्ल्स ने मुझे दिया है क्योंकि रूथ को रश के ट्रेलर में जो बग मिला था उसे लगाने वाला आदमी अभी भी इसी शहर में है। हो ना हो वही हमारे बिजनेस को बंद करवाने के पीछे हो। हमें अलर्ट रहना चाहिए। जब ये दोनों गेमिंग कमीशन वाले से मिलते हैं तो वो ऑफिसर कहता है कि आपके सभी बिजनेस एक ही दिन में स्टार्ट किए गए हैं और ये काफी अजीब बात है। पर मार्टी और वेंडी काफी कॉन्फिडेंट हैं। वेंडी रेचल से मिलती है और कहती है कि मार्टी के बिजनेस का बंद होना और तुम्हारा वापस लौट के आना ये इत्तेफाक नहीं है और शायद इस सब गड़बड़ में तुम भी शामिल हो। रेचल जाकर रॉय को बताती है कि वेंडी को मुझ पे शक है। तो रॉय सोचता है कि मार्टी और वेंडी की मैरिड लाइफ शायद ठीक नहीं चल रही, तो इस बात को उनके खिलाफ यूज कर सकते हैं। रॉय रेचल को रेगुलर विजिट पर ड्रग्स भी देता है क्योंकि रेचल इसकी एडिक्ट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूथ वाइट के एडमिशन के लिए एक ऑफिस जाती है तो वो ऑफिसर कहती है कि वाइट काफी इरेगुलर है, उसे हम अच्छे कॉलेज के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते। तो रूथ गुस्से में जोरदार थप्पड़ धर देती है। फिर हम देखते हैं कि बडी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है और उसे भर्ती कराया जाता है, पर हॉस्पिटल में बडी काफी अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो घर चल देता है। इसके बाद वाइट को शार्लेट से पता चलता है कि जब रश और बॉयड मारे गए थे तो मार्टी वहीं पे था। तो अब वाइट को मार्टी पे शक है कि शायद वही उसके डैड की मौत का जिम्मेदार है। गेमिंग कमीशन वाला वो ऑफिशियल मार्टी को कहता है कि आपको एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ऐसा वो रॉय के कहने पे कर रहा है। रॉय उसे कहता है कि मार्टी से काम के लिए रिश्वत मांगो और तब हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्लू कैट लॉज फिर से चालू हो चुका है और यहाँ पहले की तरह फिर से चहल पहल चालू है। फिर हम रेचल को एक आदमी के साथ देखते हैं और रेचल माटी माटी बोल के रॉय को इरिटेट करती है। दरअसल रॉय ने रेचल पर ट्रांसमीटर लगा रखा था ताकि वो रेचल के आसपास माटी की बातें सुन सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वाइट माटी से पूछता है कि जिस रात मेरे डैड की डेथ हुई आप वहां पे थे तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। तो माटी कहता है कि वहां पर रेचल थी तो उसने मैटर को संभाल लिया। वाइट कहता है कि मेरे डैड और अंकल की गन कहाँ पे है, वो घर से गन लेकर निकले थे, आपने उन्हें किसी काम के लिए बुलाया था क्या। मार्टी कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि उनके पास गन थी, मैंने उन्हें कोई काम के लिए नहीं बुलाया था। मार्टी फिर शार्लेट को काफी डांटता है क्योंकि उसने वाइट को बता दिया कि उस रात हम वहां पे थे। जब मार्टी का शक रेचल पर बढ़ रहा है तो रेचल बता देती है कि रश का वो लंबे बालों वाला दोस्त तुम्हारे पीछे पड़ा है। जब डेल यहाँ पे आया था तब भी वो लंबे बाल वाला आदमी यहीं पे था, उसकी नजर काफी टाइम से तुम पर है। तो मार्टी कहता है कि ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो रेचल कहती है कि मैं तुम्हारी और नौटंकी नहीं देखना चाहती थी इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। रॉय अब रेचल पे काफी गुस्सा होता है कि उसने मार्टी के सामने मुंह खोला। रॉय रेचल को धमका के वार्निंग देता है कि आगे से गड़बड़ मत करना वरना मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। जब गेमिंग कमीशन वाला आदमी मार्टी और वेंडी से मिलता है तो वेंडी को उस पर डाउट होता है तो ये बिना रिश्वत दिए ही यहाँ से वापस आ जाते हैं और रॉय से फिलहाल बच जाते हैं। रेचल रूथ से मार्टी के बारे में पूछती है कि वो मार्टी से कैसे मिली। तो रूथ बोलती है कि मैंने उसका पैसा चुराया था, वो कार्टल्स का पैसा था तो मैं चुप रहूं इसलिए मार्टी ने मुझे काम पे रख लिया। तो रेचल कहती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मैं भी उसके पैसे लेके भाग गई थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉय अपनी टीम के साथ मार्टी के घर सर्च वारंट लेकर पहुंच गया है और अब मार्टी की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।